एक 19 साल की लड़की जिसने 12वीं की परीक्षा 87% के साथ पास की थी। उसका सपना यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनना था। माँ भी पुलिस में थी और पापा भी उसके पुलिस में थे, लेकिन एक दिन इस लड़की के साथ इतनी भयानक वारदात हो जाएगी। ये वारदात पूरे प्रदेश को चीरते हुए पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग घेर लेते हैं और सवाल करते हैं कि तुम्हारे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की एक थाने से दूसरे थाने में और दूसरे से तीसरे लगातार चक्कर काट रही थी और पुलिस उसके बात पर यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस कह रही थी कि तुम कहानी फिल्मी सुनाती हो और बहुत अच्छा सुनाती हो। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने रो रो कर जब लोगों को बताया, अपना गुस्सा पुलिस के प्रति जब निकाला, यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में फैलती है तो उसकी जो माँ और उसके जो पिता होते हैं दोनों ही पुलिस में होते हैं, लेकिन वो पुलिस में होते हुए भी वह एक माँ और बाप के रूप में अपराधी को पकड़ कर लेकर आते हैं और फिर पुलिस के हवाले करते हैं। तब जाकर उस बेटी को इंसाफ मिलता है। पुलिस पर लोगों का यूं ही भरोसा नहीं उठता। पुलिस अगर अपना काम सही वक्त पर सही तरीके से कर दे तो लोग फिर पुलिस को बुरा बुरा बिल्कुल भी ना कहे। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के एमपी जोन 2 में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर होता है। इसी यूपीएससी कोचिंग सेंटर में एक 19 साल की लड़की जिसका नाम होता है सुमन 31 अक्टूबर 2017 के शाम लगभग 7 बजे के आसपास कोचिंग सेंटर से निकलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के महज 150 किलोमीटर की दूरी पर थी, तभी एक लड़का हल्का सा अंधेरा मतलब कि होने ही वाला था, सूरज अच्छी तरह से डूबा नहीं था कि उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है। वो लड़की बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का जब पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो शोर मचा के लोगों को वहां इकट्ठा करने की कोशिश करती, तभी उसका दूसरा साथी वहां पर आ जाता है और दूसरा साथी आने के बाद उसके मुंह को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है। पास में ही एक पुलिया होता है। पुलिया के ऊपर से सैकड़ों वाहन गुजर रहे थे, लेकिन उन वाहनों के शोर में उस लड़की का शोर दब जाता है। वो भी दोनों के दोनों आरोपी उसे पुलिया के नीचे लेकर चले जाते हैं और उससे कुछ भी पूछे बिना, उसे बिना कुछ बात किए बिना उसको लगातार मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जब उसे लगातार पीट रहे थे तो लड़की शांत हो जाती है और वो एक ही बात पूछती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो कहते हैं कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो और भी ज़्यादा पीटोगी और भी ज़्यादा तुम्हें मारेंगे। वो दोनों लड़के उसके तन से एक एक कपड़े को उतार डालते हैं और उतारने के बाद जब वो लड़की फिर से शोर मचाने की कोशिश कर रही थी तो उसी के कपड़े उसी के मुंह में ठूस दिए जाते हैं ताकि वो शोर न मचाए। उसके हाथ भी बांधे जाते हैं, उसके पैर भी बांधे जाते हैं ताकि वो हिल डुल ना सके। अब दोनों लड़कों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर दिया। पहला लड़का जो बलात्कार करता है उसके बाद दूसरा करता है और उसके साथ जब उस लोगों का मन भर जाता है, थक जाते हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद वो बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं, कुछ और बिस्किट वगैरह खाते हैं और खाने के बाद यहाँ से चल देते हैं। अब वापस उसी जगह पर आते हैं और आने के बाद अब वो 2 नहीं बल्कि 4 हो जाते हैं। अब चारों ने फिर एक बार उसके साथ ऐसा ही गंदा घिनौना काम किया जैसे पहला घिनौना और गंदा काम किया था। अब चारों जब थक जाते हैं, थकने के बाद वहीं बैठ जाते हैं।
अब इस लड़की की हालत एकदम बेहोशी जैसी हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ और वक्त बितने के बाद फिर से एक बार उसके साथ वही गंदा और घिनौना काम किया। वो लड़की वहां तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से प्राण निकल चुके हों। अब उसके शरीर में बिल्कुल दम नहीं था। जैसे ही उसके मुंह में से वो कपड़ा निकाला तो वो रोते हुए और बिलखते हुए कहती है कि मुझे मारना मत। वो लड़की कहती है कि मेरे जो पापा है वो दर्जी हैं और मेरी माँ मजदूरी करके मेरा भरण पोषण करती है। बस मुझे जाने दो, मैं बस यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। मैं जिला विदिशा की रहने वाली हूँ। उस लड़की ने रो रो कर उन चारों लड़कों के सामने जब रहम की भीख मांगी तो उनमें से एक लड़का थोड़ा पसीज जाता है, लेकिन इन आरोपियों ने उसके कपड़े जो तन से जुदा किए थे उन कपड़ों को भी बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया था। तब भी उनमें से एक लड़का था जो बाहर जाता है और कपड़ों का इंतजाम करता है और उस लड़की को लाकर देता है और लड़की फिर वहां से कुछ देर के बाद निकल जाती है और वो चारों के चारों आरोपी वहां से भाग जाते हैं। अब ये लड़के रात के 11 बजे का आसपास वक्त हो चुका था। वो लड़की लगभग 150 किलोमीटर के आसपास एक जीआरपी थाना था। उस थाने में जाने के बाद एक जो सिपाही वहां पर ड्यूटी दे रहा था उसके पास रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि सर मुझे एक फ़ोन कॉल करा दो, क्योंकि वो जो आरोपी होता है उसके पास जो उसका मोबाइल होता है और उसके ज्वेलरी होती है और उसके पास बहुत ज़रूरी कागजात होते हैं, उस सब को लेकर के वो भाग जाते हैं। वो जाकर उस मंत्री से, उस सिपाही से मदद मांगती है और कहती है कि सर सिर्फ एक फ़ोन करा दीजिए, एक कॉल करा दीजिए, मुझे अपने मम्मी, मुझे अपने पापा से बात करनी है। काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके वो हवलदार पसीजता है और पसीजने के बाद वो रो रो कर अपनी पूरी कहानी बयां करती है कि वो कोचिंग सेंटर से पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी और रास्ते में दो लड़के उसका हाथ पकड़कर पुलिया के नीचे लेकर जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके बाद फिर वो थक जाते हैं तो वहाँ से चाय पानी पीने के लिए जाते हैं और वो लड़की उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके बाद वो चार हो जाते हैं और फिर उसके साथ रेप करते हैं। यही बात वो हवलदार सुन रहा था। हवलदार ने पूरी बात सुने बिना ही जाकर अपने अधिकारी को बताया और अधिकारी ने उस लड़की की बात सुनी और उस लड़की की बात सुनने के बाद इधर वो अपने मम्मी और पापा को पूरी कहानी बयां कर ही चुका था, कर ही रही थी। तभी वो हंसते हुए वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ अधिकारी कहता है कि तुम कहानी बहुत अच्छी सुनाती हो, एकदम फिल्मी कहानी सुनाती हो। उस लड़की का जो गुस्सा था, उस लड़की की जो परेशानी थी, जो उसका दर्द था, उसे साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसके साथ अभी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ कर आई थी। अपने किसी तकलीफ से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जो इज्जत थी, जो आबरू थी, वो लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन इस पुलिस वाले को लग रहा था कि कहानी झूठी है, कहानी फिल्मी है। कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं, उसकी मम्मी भी आ जाती है और मम्मी पापा आने के बाद अब एक थाने से दूसरे थाने और दूसरे से तीसरे थाने में चक्कर काटते हैं। कभी वो जीआरपी थाने जाते हैं तो कभी हबीबगंज थाने में जाते हैं तो कभी एमपी नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस में उसकी मदद नहीं कर रहा था। कोई भी उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। पूरी रात निकल जाती है। उसके बाद माता और पिता और बेटी फिर उसके बाद दूसरे थाने में जाते हैं अगले दिन 11 बजे, लेकिन 11 बजे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसको कहते हैं कि ये मामला हमारे थाने का नहीं है, बल्कि हबीबगंज थाने आपको जाना चाहिए, वहाँ की पुलिस आपकी मदद करेगी, आप उनसे अपनी बात कहिए। आप हबीबगंज थाने पुलिस के पास जाते हैं और घटना स्थल का जब मुआयना करती है तो वो कहते हैं कि हमारे एरिया का ये मामला नहीं है। अब ये थाना क्षेत्र जो था, जो सीमा क्षेत्र था, उसको लेकर लड़ाई थी। कोई कह रहा था कि कोई हमारा क्षेत्र नहीं है, कोई कह रहा है हमारा क्षेत्र नहीं है। ये हबीबगंज थाने का मामला है और माता पिता की जो मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तब वो एक पुलिस के रूप में ना होकर एक माँ बाप के रूप में एक कमान को संभालते हैं और इसी जगह पर पहुँचते हैं जगह पर गंदा और घिनौना काम हुआ था। वो अपनी बेटी के साथ
वहां पर लेकर गए और तभी एक लड़का उनको छुप कर देख रहा था। गोलू उसका नाम होता है, गोलू उर्फ बिहारी। गोलू उर्फ बिहारी को वो लड़की देखती है और कहती है कि पापा यही था जिसने मेरे साथ गंदा और घिनौना काम किया। उसके माँ ने जैसे ही सुना, माँ और बाप दौड़ते हुए उस लड़के के पीछे जाते हैं। वो लड़का काफी दूर तक दौड़ता रहता है और भागता रहता है, लेकिन माँ और बाप तब तक उसके पीछे दौड़ते हैं जब तक कि उन्होंने उस आरोपी को, उस लड़के को पकड़ नहीं लिया। और पकड़ने के बाद खींचते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। फिर पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे कहलवाते हैं कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। जो कहानी अभी लड़के ने सुनाई थी पुलिस को, जो कहानी रात पुलिस को लड़की ने सुनाई थी, वही कहानी वह लड़का दोहराता है कि हाँ ये बात सत्य है, हमने ऐसा ही किया है। तब जाकर पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस को लगा कि पकी पकाई खीर है, ये तो बिल्कुल सही बोल रही थी। तब जाकर पुलिस की नींद भी टूटती है और यही बात जब सोशल मीडिया से लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब इस भोपाल से लेकर चारों तरफ एक खबर फैल जाती है कि एक पुलिस वाले की बेटी के साथ रात में बलात्कार हो जाता है। तो वाकई ही पुलिस नहीं बल्कि डीजीपी, बल्कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी नींद टूट जाती है। और उसके बाद उन्होंने इस मामले को जांच बिठाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। अगले दिन यानी कि 1 नवंबर 2017 की शाम लगभग 8:18 पर एफआईआर दर्ज होती है और बाकी के जो आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें देनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद ही पुलिस इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है। फिर इसमें 3 नाम और आते हैं, अमर उर्फ छोटू, राजू उर्फ राजेश, राजू उर्फ रमेश। इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस मामले में फैसला आना चाहिए, इस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इसके बाद पुलिस ने जब डीजीपी को आदेश दिया कि इसमें गलती किस किस पुलिस वाले की थी, उन पुलिस वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। अब 2 सब इंस्पेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा दोषी पाए जाते हैं। उनकी सेवा को या समाप्त कहना कहेंगे, क्योंकि उनकी जो सेवा थी वो लगभग पूरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने घर पर जाके बैठो, आराम करो, अगर तुम पुलिस में ठीक से काम नहीं कर सकते। एक और इसमें जीआरपी के टीआई होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो न्यूनतम वेतन कर दिया जाता है, जो कम से कम वेतन उन्हें मिल सके, ताकि उन्हें ये एहसास हो और बाकी पुलिस वालों को भी इस बात का एहसास हो कि एक बेटी के साथ इतना गंदा काम हुआ है और तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसके बाद एमपी नगर जो पुलिस स्टेशन के जो टीआई होते हैं उनका और हबीबगंज थाने का प्रभारी जो होता है उनके वेतन की जो विधि होती है उसको भी रोक दिया जाता है। इसके बाद फिर इस लड़की का जब मेडिकल रिपोर्ट जब होती है, वो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और मेडिकल के रिपोर्ट में डॉक्टर की टीम ये लिख देती थी कि लड़की ने सहमति से बजाय अपने विरोध करने के सहमति से काम करवाया है। और जब इस बात की जांच होती है तो वो जो चिकित्सकों की जो टीम होती है वो कहते हैं कि गलती से लिखा गया है, हम लिखना कुछ और चाहते थे, तो इसलिए फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और कहा कि जितने जल्दी हो सके इसमें इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात पर बहुत सारे लोग थे जो खुश भी थे और जो लड़की के साथ जो हुआ था उसके साथ बहुत सारे लोग नाराज भी थे। लोग सड़कें पर उतर आए थे, हंगामा शुरू कर दिए थे पूरे प्रदेश में। फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया में लगातार जब खबरें आ रही थी तो 24 दिसंबर 2017 को महज 2 महीने के बाद ही विशेष जज जो होती है सविता दुबे और इन चारों आरोपियों को ताउम्र तक जेल में रहने की सजा सुनाती हैं। वो कहती हैं कि जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक ये सलाखों के पीछे ही रहेंगे, इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।
ये चारों के चारों इनके बारे में पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये चारों के चारों एक कूड़ा बीनते थे इधर उधर सड़कों पर, और इन्होंने शायद पहले भी इस तरीके के काम किए थे। हालांकि इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस बेटी के साथ जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। और इस लड़की ने एक सपना देखा था कि वो बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करेगी, क्योंकि उसी की तैयारी के लिए वो कोचिंग सेंटर जाती थी, उसी के लिए लगातार वो पढ़ रही थी, उसी के लिए वो विदेशा से भोपाल आई थी। वो भोपाल के कोचिंग सेंटर वो जब डेली जाती थी और डेली आती थी, डेली कोचिंग जाती थी और डेली कोचिंग से ट्रेन की तरफ जाती थी, वो अपने गंतव्य तक, अपने जगह तक जाती थी। पुलिस ने इंसाफ के नाम पे जब इस बिटिया के साथ खिलवाड़ करती है, वो वाकई में अपने आप में एक शर्मनाक होता है। और हाल तब होता है जब उस लड़की की माँ, उस लड़की के पापा खुद पुलिस में होते हैं। पापा उसके सब इंस्पेक्टर होते हैं और माँ उसकी सीआईडी के लिए काम कर रही थी। इतना होने के बावजूद भी वो लड़की बार बार पुलिस से कह रही थी कि वो पुलिस की बिटिया है, लेकिन पुलिस वाले उसके कहानी को फिल्मी कहानी समझ रहे थे, उसे इंसाफ देने में आनाकानी कर रहे थे। यदि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता, यदि विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरता, यदि मीडिया में लगातार खबरें ये प्रकाशित नहीं होती, तो शायद इस मामले को भी वैसे ही दबा दिया जाता जैसे अन्य मामले को दबा दिए जाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और सारे आरोपियों के खिलाफ अच्छे से कार्रवाई की, पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की, और ये जो डॉक्टर थे इनके खिलाफ भी अच्छे से कार्रवाई की और उन्हें सजा दिलवाई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।